नमस्कार दोस्तों, प्रजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है 18 से लेकर 24 मार्च 2019 तक का साप्ताहिक घटनाक्रम। दोस्तों, इसमें हमने शामिल किए चर्चित व्यक्ति, चर्चित दिन, चर्चित युद्धाभ्यास और मुख्य घटनाएं जो कि करंट अफेयर्स के पर्पज से या उनके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए दोस्तों, बात करते हैं सप्ताह के चर्चित दिनों की। तो इस बार सप्ताह में जो चर्चित दिन है वो है 5 अलग अलग थीम के ऊपर। और सबसे पहले आता है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी वन और शिक्षा। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वह है वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और आगामी जीवन के लिए वनों के टिकाऊ प्रबंधन, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, धरती का 1/3 हिस्सा वनों से भरा पड़ा है। लगभग 1.6 बिलियन लोग, जिसमें 2000 सभ्यताएं शामिल हैं, वे वनों पर निर्भर हैं। दोस्तों, यदि हम पहली बार के बारे में बात करें तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को 21 मार्च 2012 को मनाया गया था। उसके बाद से हर वर्ष या 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, व लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व और साफ पीने योग्य जल के महत्व आदि को बताना। दोस्तों, इस बार की थीम थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लीविंग नो वन बिहाइंड। और इस दिवस को मनाने का जो संदेश लोगों को जाता है दोस्तों वह है साफ और स्वच्छ जल सभी का अधिकार है। पहली बार वर्ष 1993 में इसे मनाया गया था। दोस्तों, यदि जल के बारे में बात करें तो पृथ्वी का 71% भूभाग पानी से घिरा हुआ है, जिसमें से कुल जल का जो 97% भूभाग है, पृथ्वी के जो कुल जल का 97% भूभाग समुद्र में पाया जाता है और खारा होने के कारण इसे पिया नहीं जा सकता। यही कारण है कि दोस्तों कि पूरे संसार में पीने के पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि सभी के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। उसके बाद आता है दोस्तों 23 मार्च। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1931 में 3 महान से स्वतंत्रता सेनानियों को यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। दोस्तों ने लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, परंतु लोगों के विद्रोह के भय के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन तीनों को 23 मार्च को शाम 7 बजे ही फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इन्होंने असेंबली में बॉम्ब और डीएसपी सैंडर्स की हत्या भी की थी, जिसके कारण भी इन पर केस चल रहा था। तीनों पर केस था। उसके बाद आता है फिर से दोस्तों 23 मार्च, और 23 मार्च को इस बार मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यानी 23 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक हो जाता है शहीद दिवस, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को विज्ञान और इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। और इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी द सन, द अर्थ एंड द वेदर। और दोस्तों, यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा मनाया जाता है। मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वर्ष 1950 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद आता है दोस्तों 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है इस बीमारी के विषय में जागरूक करना तथा इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना। दोस्तों, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोस्तों, ये हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इसके जो मुख्य कुछ लक्षण हैं उनमें दोस्तों खून में बलगम में खून आना, भूख में कमी, थकान, बार बार खांसना, बुखार, गले में सूजन, टीबी के मुख्य लक्षण होते हैं दोस्तों। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो समय सीमा यानी 2030 तय की गई थी, उससे 5 साल पहले यानी 2025 तक की भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि और कोशिश की जाएगी कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद आता है दोस्तों चर्चित व्यक्ति, और पहले स्थान पर आते हैं मनोहर पारिकर। दोस्तों, मनोहर पारिकर की 17 मार्च 2019 को इनका निधन हो गया था, और ये वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इनके निधन के चलते हुए 18 मार्च 2019 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और दोस्तों, मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी देख चुके हैं, यानी कि वो एज रक्षा मंत्री भी कार्य
कर चुके हैं। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री पद पर बनने वाले भी ये पहले IITian हैं, यानी पूरे भारत में कोई भी जो पहला IITian मुख्यमंत्री बना था वो है मनोहर पर्रिकर। और वर्ष 2000 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब तक ये कुल 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक ये भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हाकू साह। हाकू साह पेशे से चित्रकार हैं और इनका निधन भी 21 मार्च को हो गया था। दोस्तों हाकू साह गुजरात के रहने वाले हैं और वे जनजातीय व लोक कला के विषयों पर आधारित अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। वर्ष 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप व कला रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों वो वर्तमान नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की जगह लेंगे, जो 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोस्तों यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में वाइस एडमिरल करमबीर सिंह पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं और इन्हें HAL चेतक और कामोव का 25 हेलीकॉप्टर को उड़ाने का भी व्यापक अनुभव है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है कि UN की प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों UN की जो प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 है उसमें भारत को स्थान मिला है 140वां स्थान भारत को मिला है। और ये पिछले साल भारत का स्थान था वो था 133वां, यानी भारत इस बार 7 अंक लुढ़ककर 140वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों इस सूची में UN ने कुल 156 देशों को शामिल किया था, यानी 156 में से भारत की जो स्थिति है वो 140वीं है। और यह रिपोर्ट सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, GDP, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, उदारता जैसे विषयों को लेकर तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। और इन्हें नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा इन्हें लोकपाल के रूप में गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई है। ज्ञात हो दोस्तों कि पिनाकी चंद्र घोष ने शशिकला और अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था। यानी सीधा सा है दोस्तों कि ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और यदि लोकपाल की बात करें तो दोस्तों वर्ष 2011 में लोकपाल बिल लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 18 दिसंबर 2013 को पास किया गया था। उसके बाद 19 मार्च को लोकपाल को नियुक्त किया गया है। तो देश के पहले लोकपाल की जो सूची है या उनके साथ जो काम करेंगे उसमें कुल 9 जुडिशियल मेंबर भी हैं, जिनमें 5 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों गोवा के वर्तमान यानी जो मुख्यमंत्री थे जिनका मुख्यमंत्री रहते हुए निधन हो गया है, मनोहर पर्रिकर के स्थान पर जो अब नया मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत। यानी प्रमोद सावंत को अब गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये पेशे से किसान हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और इनका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1973 को गोवा के गाँव में हुआ था। और दोस्तों इनके मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ साथ ही उनके मंत्रिमंडल में कुल 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र किस देश में संपन्न हुआ। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र है वो केन्या में हुआ, नैरोबी केन्या में हुआ है दोस्तों। और इस बार की जो विषय था इसका वो था पर्यावरण की चुनौतियां तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान। इस सत्र में सभी सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक प्लास्टिक उत्पादों जैसे कि प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियां आदि का उपयोग कम करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों जो प्लास्टिक का उपयोग है इस पर भारत ने अपना पॉइंट रखा था। प्लास्टिक के उत्पादों और इसके अलावा नाइट्रोजन पर भी भारत ने अपना विचार रखा था। और इस कार्यक्रम के दौरान वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का 6वां संस्करण भी जारी किया गया था। ज्ञात हो दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो सभा है उसका गठन जून 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुपोषित बच्चों का अनुपात कितने प्रतिशत पर आ गया है। तो दोस्तों
हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो कुपोषित बच्चों का अनुपात है वो आ गया है 34.70% पर, यानी ऑप्शन डी 34.70%। दोस्तों यह वर्ष 2017-18 में 36.70 था, जो अब 2% तक घटकर 34.70 रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुपोषण के शिकार 1/3 बच्चे भारत में हैं, जिनकी संख्या 4.66 करोड़ है। महिलाओं में घेंगा रोग तथा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी भी कुपोषण के ही परिणाम है, यानी इन दोनों को भी कुपोषण के अंतर्गत ही गिना जाता है। और देश में जो पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है दोस्तों, वो हुआ था 1992-93 में, इसको पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने असॉल्ट सेमी ऑटोमेटिक राइफलों पर बैन लगा दिया है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न ने इन पर बैन लगा दिया। उन्होंने प्रतिबंध हथियारों के लिए बायबैक योजना की भी घोषणा कर दी है, यानी किसी के पास ऑलरेडी हथियार हैं तो वो सरकार को इन्हें वापस बेच सकता है। दोस्तों न्यूजीलैंड से पहले भी इन राइफलों को के बैन कई देश कर चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फिनलैंड और जर्मनी आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी का नया नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान की जो राजधानी का है अस्ताना, उसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया है। दोस्तों नूर सुल्तान किया गया है क्योंकि वहाँ के जो सुल्तान थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वो 30 वर्षों तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे और अब उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनके सम्मान में वहाँ के जो नए सुल्तान हैं, उन्होंने इस राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान करने का प्रस्ताव संसद में भेजा है, जिसको कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को पास कर दिया है और अब वहाँ की राजधानी नूर सुल्तान के नाम से जानी जाएगी। नूर सुल्तान नजरबायव कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जो 24 अप्रैल 1990 से लेकर 19 मार्च 2019 तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। और दोस्तों उनकी राजधानी के बारे में बात करें तो राजधानी अस्ताना को पहले अकमोला, तसेलिनोग्राड और अकमोलिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक छोटा सा एक देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां बड़ा देश है और इस देश में गैस और तेल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों इस देश का अधिकतर हिस्सा एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा जारी वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं? तो दोस्तों उस रिपोर्ट के अनुसार 2.1 मिलियन लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट का जो शीर्षक था दोस्तों, वो था लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी जो जल दिवस की थीम थी बिल्कुल वही इसका भी शीर्षक था, लीविंग नो वन बिहाइंड। इस रिपोर्ट के अनुसार 4.3 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ जल पीने की सुविधा नहीं है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को इकाई द्वारा जारी की जाती है, जिसमें विश्व में पानी की उपलब्धता तथा इसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2003 में जारी की गई थी, यानी पहली बार वर्ष 2003 में रिपोर्ट दी गई थी कि हमारे पास कितना पीने योग्य पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कितने अफ्रीकी देशों के बीच फील्ड प्रशिक्षण 2019 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो युद्ध अभ्यास है या फील्ड प्रशिक्षण है, यह भारत और 17 अफ्रीकी देशों के बीच किया जा रहा है। कहाँ ये किया जा रहा है? औंध, पुणे में। और यह 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास है जिसमें 17 अफ्रीकी देश हिस्सा ले रहे हैं। देशों के नाम है बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। दोस्तों इस जो युद्ध अभ्यास है उसका उद्देश्य दोनों सभी देशों के बीच सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान करना, टीम निर्माण आदि और युद्ध किसी भी हमले के वक्त कैसे तैयार रहना, इसका प्रशिक्षण लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मलेरिया रोधी दवा का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में बुर्किना फासो नामक देश ने मलेरिया रोधी दवा का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इस दवा का नाम जो इसने परीक्षण किया वो है आइवर मैक्टिन।
इस दवा का प्रयोग 2700 लोगों पर यानी 2700 लोगों पर इस दवा का परीक्षण किया गया था दोस्तों। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 200 मिलियन से भी अधिक लोग मलेरिया से ग्रस्त हो जाते हैं यानी मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों इस बार का जो 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय ये महिला फुटबॉल विश्व कप अंडर 17 होगा, इसकी जो मेजबानी है वो करेगा भारत। और इसकी घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने। और भारत पहली बार महिला फुटबॉल कप यानी अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा पहली बार। इससे पहले भारत 2017 में पुरुष अंडर 17 का आयोजन भी कर चुका है। दोस्तों यदि महिला अंडर 17 संस्करण की बात करें तो यह 7वां संस्करण होगा और इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी और इसे 2008 में पहली बार उत्तर कोरिया की टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेडीज यूरोपीय टूर किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर है जो वो जीता है दीक्षा डागर ने, और इसको जीता है उन्होंने 16 मार्च 2019 को। और ये खिताब जीतने वाली वो दूसरी भारतीय महिला गोल्फर भी बन चुकी हैं। इससे पहले अदिति अशोक ने 2016 में ये खिताब जीता था। दोस्तों दीक्षा डागर दिसंबर 2018 से पेशेवर गोल्फर के रूप में खेल रही हैं और दीक्षा डागर NSW ओपन में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रही थी, जो कि पिछले सप्ताह ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने UNPA यानी अवैध आतंकवादी गतिविधियों के तहत किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर। और यह प्रतिबंध है वो अवैध गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया है। दोस्तों यदि इस फ्रंट के बारे में बात करें तो यह फ्रंट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देता है और यह फ्रंट 1988 से सक्रिय है। इस फ्रंट पर कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन्हें घाटी से भगाने का आरोप है। इसके अलावा जो वहाँ के युवा हैं उनका ब्रेन वॉश करने का भी आरोप इस फ्रंट पर लगता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL के कौन से संस्करण का आगाज किया जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में IPL के 12वें संस्करण का आगाज किया जा रहा है। कौन से संस्करण का दोस्तों? ये हो जाएगा 12वां संस्करण और इसका पहला संस्करण वर्ष 2008 में खेला गया था। उसके बाद से लगभग हर वर्ष इसको खेला जाता है। और IPL विश्व की अग्रणी क्रिकेट लीग है जो T20 फॉर्मेट में खेली जाती है यानी हर एक मैच में 20-20 ओवर का मैच खेला जाता है। इसमें कुल इस बार 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यदि IPL की सबसे सफल टीमों के बारे में बात करें तो दोस्तों IPL की जो सबसे सफल टीमें थी वो थी चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, जो अभी तक 3-3 बार यह खिताब जीत चुकी हैं। और इस टूर्नामेंट में जो अभी तक सर्वाधिक रन है यानी IPL पूरे में 2008 से लेकर अब तक तो वो सर्वाधिक रन है सुरेश रैना के, जिन्होंने बनाए 4985 रन। और सर्वाधिक विकेट लिए लसित मलिंगा ने 154 विकेट, यानी लसित मलिंगा इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2019 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीता भारत देश की महिला फुटबॉल टीम ने और इन्होंने फाइनल में नेपाल को 3-1 से हराया था। भारत ने यह खिताब अब तक 5 बार जीत चुका है। भारत की महिला टीम जो इस खिताब को अब तक 5 बार जीत चुकी है। और दोस्तों साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन है, यदि इसकी बारे में बात करें तो इस संघ की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोजम्बिक और जिम्बाब्वे में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में मोजम्बिक, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका तीनों देशों में आई जो चक्रवात है उसका नाम है इदाई। और इस जो चक्रवात का निर्माण है दोस्तों वो मोजम्बिक में हुआ था और इस चक्रवात से मोजम्बिक में 242 तथा जिम्बाब्वे में 259 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय नौसेना राहत व बचाव कार्य में लग गई है। दोस्तों भारतीय नौसेना की तरफ से 3 प्रशिक्षण पनडुब्बियों को इस कार्य को करने का अवसर प्रदान किया गया था ताकि वो वहां जाकर राहत का कार्य कर सके। दोस्तों इदाई चक्रवात के बारे में बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो निम्न दाब वाले क्षेत्रों में निर्मित होता है। यह चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में के विपरीत
उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत व दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर किस देश की संप्रभुता को मान्यता दे दी है? तो दोस्तों वह देश है इजराइल। इजराइल अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। दोस्तों 1967 तक गोलन पहाड़ियां सीरिया के अधिकार क्षेत्र में आती थी, लेकिन तीसरे अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने गोलन पहाड़ियों पर 1967 में अपना कब्जा कर लिया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल ने गोलन के साथ शिविर स्थापित किए हुए ताकि वहां शांति स्थापित की जा सके। इसके अलावा वहां 400 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र को एरिया ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। यह क्षेत्र इजराइल और सीरिया के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। दोनों देश इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस पॉडकास्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में सीबीएसई ने जो पॉडकास्ट ऐप को लॉन्च किया है वो है शिक्षा वाणी, और इस ऐप से छात्रों तथा उनके अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकेंगी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके टाइम टेबल से रिलेटेड। दोस्तों यदि सीबीएसई के बारे में बात करें तो यह एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है जिसके अंतर्गत 19,316 स्कूल भारत में तथा 211 स्कूल 28 देशों में आते हैं, और इसका जो गठन है वो दोस्तों 3 नवंबर 1962 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों फिंच रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर 2019 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। कितना दोस्तों? 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान 7% का था, लेकिन अभी इसको फिंच ने रिवाइज किया है और अब उसके हिसाब से 6.8% भारत का जीडीपी दर रहेगा। दोस्तों फिंच रेटिंग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में एक है। तो अन्य दो कौन सी? अन्य दो हैं मूडीज और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। दोस्तों फिंच रेटिंग जो है इसका जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में, और ये इसका जो स्वामित्व है यानी जो कंपनी इसके स्वामित्व करती है वो है हेयर्स्ट कॉरपोरेशन। हेयर्स्ट कॉरपोरेशन के अंतर ये फिंच रेटिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने विशेष ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में हुए पैरालंपिक ओलंपिक में कुल जो पदक जीते हैं वो हैं 368 में भारत ने 85 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, 154 रजत पदक और 129 कांस्य पदक जीते हैं, और स्पेशल ओलंपिक में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और दोस्तों जो ये विशेष ओलंपिक है या पैरा ओलंपिक है, इन जो खेलों का आयोजन है वो हर 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, और जो आगामी हैं यानी 2021 में होने वाले खेल हैं और पैरा विशेष ओलंपिक खेल है, इनका जो आयोजन है वो किया जाएगा स्वीडन में। और जो इनका आदर्श वाक्य है वो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए प्रोत्साहन है। धन्यवाद दोस्तों।